तो यार वेलकम है आपका गाला का पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन में। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पर्टिकुलर सेक्शन बी में 26 नंबर तक के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 सॉल्यूशन है अपने पास में ABCD एंड आगे दे रखा है कि व्हेन दे टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर उनके pH ऐसे ऐसे हैं। आपको बताने हैं कि कौन सा उसमें न्यूट्रल है, कौन सा अल्कलाइन है, कौन सा स्ट्रांगली अल्कलाइन है, कौन सा वीकली है। सोल्यूशन नंबर डी जो है आपका वो न्यूट्रल होगा, बिकॉज जो pH है उसका वो 7 है, तो न्यूट्रल में आपका हो गया। नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है स्ट्रांगली अल्कलाइन पूछा है। स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा होगा, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन जिसका pH ज़्यादा होता है, तो pH ज़्यादा 11 का है, इसके लिए वो स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। यहाँ पर एसिडिक लिख रखा है गलती से, इधर अल्कलाइन आएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा। स्ट्रांगली एसिड होगा आपका सॉल्यूशन नंबर जो इसका pH है आपका 1, तो सॉल्यूशन नंबर बी जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। आगे दे रखा है कि कौन सा है जो आपका सॉल्यूशन वीकली अल्कलाइन होगा, तो वीकली अल्कलाइन में आ जाएगा आपका आंसर वीकली अल्कलाइन में pH वैल्यू 9 का, ठीक है। और जो वीकली एसिडिक है वो हो जाएगा आपका pH नंबर 4 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर देखो तो बोल रखा है क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन गाला का है। गाला का सिंपल नंबर 3 का। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इसका एक सॉल्यूशन मेटल ऑक्साइड का होगा, इसका नॉन मेटल ऑक्साइड का होगा। और ये रखा है कि मेटल गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलेट करते हैं। जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ तुम उसको रिएक्ट करोगे उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और जो नॉन मेटल है वो होंगे तो उसको तुम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिफरेंस एक और दे रखा है कि मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है Na2O जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है और इसका एग्जांपल है SO2 और CO2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिव 2 नेम एज आस्क्ड अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल हो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम। और हेलोजन मेटल्स, हेलोजन वैसे मेटल्स नहीं होते हैं, हेलोजन आपके नॉन मेटल्स होते हैं, तो उसका भी नाम आपको देना है दोनों में। तो आ जाता है इसका आंसर में पहला फ्लोरीन और दूसरा आ जाता है क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट इज़ गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट पोजीशन, तो आपको इसका स्टेट और पोजीशन सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो इसका पहले में पूछ रखा है 284 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो 284 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 14, तो ये है आपका सिलिकॉन जो कि पीरियड नंबर 3 में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट दे रखा है 2881, तो इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 19, तो ये है 19 जो कि जो हम बोलते हैं इसको पोटेशियम। ये बिलोंग करता है आपका 4th पीरियड से और ग्रुप नंबर इसका है 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हाउ इज़ फैट लिपिड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर में फैट और लिपिड कैसे डाइजेस्ट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो मतलब जो फैट और लिपिड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। इसके लिए एंजाइम होता है पेंक्रियाज जो सिक्रीट करता है लाइपेज एंजाइम, है ना, और जो कि फैट और फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है, फैट को कन्वर्ट कर देता है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये आपको IMP पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक और चीज़ याद रखना इसमें कि इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस से हम फैट को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें, ये इसके अंदर में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनकम्प्लीटली होगा। या तो इसमें दे रखा है कि O2 इज़ यूज्ड, यहाँ पे O2 का कोई इस्तेमाल नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इसमें, लो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू भी आप लिख सकते हो चाहो तो 38 ATP इसमें रिलीज़ होता है, इसके अंदर में ओनली 2 ATP रिलीज़ होता है, ठीक है। और एग्जांपल दे रख सकते हो एक्स्ट्रा में अगर आप चाहो तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एनिमल्स के द्वारा किया जाएगा और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किया जाएगा जो फंगस है बैक्टीरिया उनके द्वारा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेट इट्स बेनिफिट, तो बहुत सारे प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स इन सब के द्वारा जब रिप्रोडक्शन हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं कि प्लांट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से फ्लावर फ्रूट्स को जल्दी से रिलीज़ कर देगा, है ना, और उसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो जल्दी फास्ट हो सकता है और डिज़ायर्ड नंबर के प्लांट्स हम ले सकते हैं। इवन दे रखा है कि
प्लांट्स दैट हैव द लॉस्ट कम्प्लीटली कैपेसिटी टू प्रोडक्शन ऑफ सीड, ऐसा प्लांट जिसके सीड का प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, ऐसे प्लांट्स को भी तुम प्रोड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जांपल है बनाना, ऑरेंज, इसके बाद में दे रखा है रोज़ एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि राइट विच मिरर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस में कौन से टाइप के मिरर इस्तेमाल होते हैं वो पूछ रहे हैं। हेडलाइट ऑफ द कार, हेडलाइट ऑफ द कार के यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कॉनकेव मिरर आंसर होने का ये रीज़न है कि जो लाइट है आपका वो इमर्ज होनी ज़रूरी है। बिकॉज जब लाइट इमर्ज होगी तभी तो हम इसको एक लाइन में देख सकते हैं, एक सीरीज़ में देख सकते हैं। तो बिकॉज जब हेडलाइट है उसको फोकस करने की ज़रूरत होती है लाइट को, इसके लिए हम आपका इमर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइट को इमर्ज कर सके ऐसा जो है वो कॉनकेव मिरर ही होता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। रियर व्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। रीज़न है बिकॉज वो एक फील्ड ऑफ व्यू जो है वो उसका जो है बहुत ज़्यादा लार्ज रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जो कि डिमिनिश्ड होने की वजह से छोटे से इमेज मिरर में ही हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं। मतलब एक ब्रॉड रेंज आपको अपने को वो देता है, जो कि पीछे के व्हीकल जो चल रहे हैं उसको देखने के लिए। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्टेट्स इट्स फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला बनाना है। राइट द नेम ऑफ द डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी इन्होंने पूछा है। कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टाइप ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यूनिट चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, है ना, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है आपका W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, है ना। जो कि अब अगर आपको पूछना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा है कि भाई कौन से डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसको मेज़र करने के लिए, तो इसका आंसर आ जाता है यहाँ पर दे रखा है आपको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इससे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट विच हैज़ 3 सेल्स ऑफ द 2 वोल्टेज। 3 सेल है यहाँ पे 2 वोल्टेज के, आप देख सकते हो। बोल रखा है कि रजिस्टर्स चाहिए 58 और 12 ओम के, और वो भी सबके सब जो होने चाहिए कनेक्टेड इन सीरीज़। तो देखो यहाँ पे सीरीज़ में सब कनेक्टेड है और ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में ये आ जाता है परफेक्ट इसका सर्किट। जो आपका इसका पर्टिकुलर सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है निकालने को पूछा है। तो अब देखो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में जब कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका R1 + R2 + R3। तो इसकी वजह से सारी चीज़ों को हमने प्लस किया तो 70 इसका आ जाता है फाइनल आंसर। नेक्स्ट दे रखा है स्टेट द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करने के लिए हम जो इसका एडवांटेज होता है वो पूछा है इसमें। तो एडवांटेज में आप देख सकते हो कि सबसे पहला रिलेटिव प्रोडक्शन ऑफ डीसी की कंडीशन में वो इकोनॉमिकल जो होता है, मतलब पैसे कम लगते हैं उसको प्रोडक्शन में। एसी पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। एसी को आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, जबकि डीसी को ऐसा नहीं कर सकते। एसी वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लॉस के बिना ही हम एसी का वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उसके द्वारा कौन सी प्रॉब्लम कॉज होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इस कॉज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दे कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग द नेचर कॉजिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कॉज करते हैं। दे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव व्हेन द लिव्ड इन अंडरग्राउंड। तो ऐसे कंडीशन में जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होते वो जो अंडरग्राउंड में होते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी रोकते हैं। दे मे बी इनर्ट एंड सिंपली प्रेजिस्ट इन इन्वायरमेंटल फॉर द लॉन्ग टाइम एंड मे हार्म द मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के मेंबर को हार्म करते हैं। देयर आर इम्बैलेंस ऑफ द फूड चेन इन द प्रॉब्लम इकोसिस्टम। फूड चेन को भी वो बैलेंस होने से रोकते हैं, यानी फूड चेन के बीच में आकर के जो इसका फूड साइकिल चल रहा है इकोसिस्टम को वो तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द 3 बेसिक कॉजेज दैट हैज़
ब्रॉट क्रिटिसिज्म अबाउट द लार्ज डैम प्रोजेक्ट। लार्ज डैम प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स आती है? पहला आता है आपका सोशल प्रॉब्लम, जो कि कंस्ट्रक्ट करने में उसका जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरा आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसे की जो लगने वाले प्रोजेक्ट नीड लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे चाहिए विदाउट द जनरेशन ऑफ द प्रॉपर बेनिफिट। तो स्टार्टिंग में बेनिफिट थोड़ी जनरेट होता है किसी भी चीज़ को जब तुम स्टार्ट करते हो, तो बट स्टार्टिंग में मनी चाहिए हमको उसको स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम कॉज द डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है डैम को तो बहुत सारे जंगलों को काटने पड़ते हैं और उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, फ्यू स्टेप्स कंट्रोलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में जो लेवल है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के कंजम्पशन को हमें कम करना चाहिए। सीएनजी और एलपीजी के फ्यूल को इनकरेज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बर्निंग लीटर्स एंड मॉजेस शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, तो अब ऐसे चीज़ों को हमें जो बर्न कर रहे हो उसको हमको कम करना चाहिए, बर्निंग को कम करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ द स्मोक रिमूव हार्मफुल गैसेस बिफोर द डिस्चार्जिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जो फैक्ट्री में से धुएँ रिलीज़ होते हैं उसमें से जो एटमॉस्फेयर में उस धुएँ में जो हार्मफुल चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, उसको हमें रिमूव करके फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज करना चाहिए। आगे दे रखा है कि मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, बहुत सारे अलग अलग हमें ट्रीज़ को जो है वो प्लांट करना चाहिए ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको कम कर सकें। बस फिलहाल में इतना ही है आपके वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।